बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने इससे पहले रिस्पायरेशन वाले टॉपिक्स को शुरू किया हुआ था। हमने देखा रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन के कितनी फॉर्म्स हैं। उसमें हमने डिस्कस किया एरोबिक रिस्पायरेशन को, एनारोबिक रिस्पायरेशन को। फिर हमने उन दोनों का कंपैरिजन किया। फिर हमने रोल ऑफ एटीपी देखा, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखा। तो ये टॉपिक जो है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बात हमने की थी कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इसको 4 फेज में सब डिवाइड किया जाता है। उसकी जो पहली फेज है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस आप लोग जानते हैं शॉर्टली कि स्प्लिटिंग ऑफ शुगर को बोला जाता है। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की इटाइमोलॉजी में लफ्ज़ी मतलब की बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस 2 लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। एक है ग्लाइको और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। मीन टू से स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज या स्प्लिटिंग ऑफ शुगर को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। अगर हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या है तो इसको मैं रीड करता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और सिमिलर एक्सोज इनटू 2 सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड through a series of enzymatic reaction releasing some molecule of ATP and NADPH। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं किसी चीज़ को, ग्लूकोज को या ग्लूकोज की तरह सिमिलर हेक्सोज शुगर जो होती है इसके अंदर 2 सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 सिमिलर मॉलिक्यूल बनाते हैं किसी चीज़ के पायरुविक एसिड के थ्रू अ सीरीज ऑफ। इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा होता है और ये क्या कर रहे होते हैं? रिलीज कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं क्या चीज़? सम मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड NADPH2। इस एंजाइमेटिक रिएक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसमें ये बना रहे होते हैं एटीपी और NADPH। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोलाइसिस सेल में कहाँ होती है? इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। और ये बात हमने पहले भी की थी, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है। तो इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की मौजूदगी और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी दोनों में अकर हो रही होती है। अगर हम बात करें इस ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम, एटीपी एंड कोएंजाइम सच है NAD निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक कोएंजाइम है। ये क्या है? इसेंशियल है फॉर द ग्लाइकोलाइसिस। एंजाइम के बगैर, एटीपी के बगैर, कोएंजाइम के बगैर ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो सकती। ये तीनों चीज़ें ग्लाइकोलाइसिस के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस को 2 फेज में हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। इसको एक फेज होता है प्रिपरेटरी फेज और एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज या पे ऑफ फेज। तो अगर हम बात करें फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की तो इसको हम 2 फेज में डिस्कस करते हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। अब प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है। और ऑक्सीडेटिव फेज या इसको पे ऑफ फेज भी बोला जाता है, इसमें हमें एनर्जी मिलती है। तो इस डायग्राम के अंदर इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन सी इसकी प्रिपरेटरी फेज है और कौन सी ऑक्सीडेटिव फेज है, कहाँ पे हमें एनर्जी देना पड़ रही है और कहाँ से हमें एनर्जी हासिल हो रही है। अगर हम बात करें इसकी प्रिपरेटरी फेज की, बेसिकली ये क्या है? एन इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज है जिसमें हम लगाते हैं इन विच जिसमें 2 ATP मॉलिक्यूल आर कंज्यूम, जिसमें 2 ATP के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कंज्यूम होते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इसकी जो एंड वाली प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P। अब G3P क्या है? ग्लाइसल्डिहाइड 3 फास्फेट। एक इसके आखिर पे ये बनेगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा DHAP, डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फास्फेट।
ये दो मॉलिक्यूल बनेंगे परिब्रेटरी फेज के इख्तिताम पे, विच विल बी आइसोमेरेज टू फॉर्म G3P। बेसिकली ये जो DHAP है ये आइसोमरेज है किसका, G3P का, इसको G3P में कन्वर्ट कर देते होते हैं। तो ये क्या थी, परिब्रेटरी फेज। अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडेटिव फेज की या पे ऑफ फेज, क्योंकि एनर्जी हमें मिल रही होती है, पे ऑफ फेज और ऑक्सीडेटिव फेज इज कैरेक्टराइज्ड, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द एटीपी प्रोडक्शन थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसका मतलब ये है किसी भी सबस्ट्रेट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉस्फेट को ऐड करवाएंगे और हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे किस चीज की, एटीपी। इट आल्सो प्रोड्यूस, ये साथ एटीपी के साथ साथ क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, NADPH2, इसके मॉलिक्यूल को भी बना रही होती है, विच अपॉन ऑक्सीडेशन, जो बाद में क्या करते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यील्ड मोर एटीपी। अब ये जो NADPH2 है ये भी एनर्जी का मॉलिक्यूल है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या किया जाता है, एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाला जो टॉपिक है उसमें जाके देखेंगे किस तरह NADPH का जो मॉलिक्यूल है वो एटीपी में कैसे तब्दील हो रहा है और एक NADPH से कितने एटीपी बन रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले टॉपिक में जाके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये तो इनको मैंने रीड किया, मैंने आपको बताया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो आप पीडीबी की बुक के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जस्ट ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने इनके जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उनको भी ड्रा किया हुआ है और इनके साथ जो एंजाइम है जो इन्वॉल्व होते हैं उनको भी लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब साथ MCAT के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले परिब्रेटरी फेज की, तो परिब्रेटरी फेज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसके अगर हमने कोई काम लेना है उसको पहले तोड़ा जाएगा, उसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट प्राइमरी रिएक्शन होगा। अब प्राइमरी रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा और इसकी जो एनर्जी है वो क्या करेगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तब्दील करेगी और इस दौरान एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्या करेगा, तब्दील करेगा। एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी से, और एटीपी सेल के अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है। इसकी कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन एक शुगर है, इसमें इसके साथ ऐड होना है एक एटीपी से निकला हुआ फॉस्फेट, बाकी एटीपी सेल में रह जाएगा। ये जो फॉस्फेट है, एटीपी का जो फॉस्फेट है, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 6 के साथ अपने आप को अटैच करवा लेगा। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये क्या होगा, अपने आइसोमर में चेंज होगा। नेक्स्ट फर्दर स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इन दोनों में है दोनों ही 6 कार्बन शुगर, लेकिन इसके अंदर जो शुगर रिंग होती है वो 5 कॉर्नर होती है और इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखिएगा, ये था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है, दोनों की रिंग के अंदर, दोनों एक दूसरे के रिंग में दोनों के अंदर क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उसका क्या नाम है, फास्फोएक्सोज आइसोमेरेज। अब ये जो फास्फोएक्सोज आइसोमेरेज है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये जो
फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का मॉलिक्यूल बना है, इसके बाद सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन होगा। सेकंड प्राइमिंग रिएक्शन होगा मीन दोबारा एनर्जी देना पड़ेगी, तो इसमें एटीपी का मॉलिक्यूल सेल से यूटिलाइज होगा, जिसमें से वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। अब इस एटीपी से निकलेगा फास्फेट, वो इस फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के साथ अटैच हो जाएगा इसकी कार्बन नंबर 1 पे। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, मतलब 2 फास्फेट उसके साथ अटैच हो जाएंगे। इस डायग्राम के ऊपर गौर करें, ये वही सेम डायग्राम है, ठीक है। कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब 6 पे पहले मौजूद था, सेकंड जो नया एटीपी से जो फास्फेट आएगा वो इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो जाएगा। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट बना किस चीज से, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से। यहाँ पे भी क्या होगा, एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, या आप ये कह सकते हैं काइनेज 1। जो एंजाइम है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट है, इसकी ये एक 6 कार्बन शुगर है। 6 कार्बन शुगर से ये ब्रेक डाउन होगा 3 कार्बन वाले 2 शुगर के मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसकी क्या होगी, क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन शुगर या 6 कार्बन फास्फेट इनटू 3 कार्बन शुगर फास्फेट। तो जब ये क्लीव होगा, मीन टू से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कन्वर्ट होगा, 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। एक बनाएगा ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट जिसको G3B के नाम से जाना जाता है, और दूसरा बनाएगा डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट जिसको DHAP के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 मॉलिक्यूल इससे बनेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो डॉटेड लाइन में ग्रीन पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, ये DHAP है, और ये जो ब्लैक में आपको डॉट नजर आ रहे हैं इतना पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, G3P के अंदर। तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है एल्डोमेल। क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये बात की थी कि ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है जिनके अंदर क्या हो रहे हैं, एंजाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, तो ये बात भी हमने पहले की है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये मॉलिक्यूल एंटर होगा, इस मॉलिक्यूल को एंटर होने के लिए ये भी इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जब डाई हाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट को हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी एक एंजाइम इन्वॉल्व होगा। उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है ट्राईओफॉस्फेट आइसोमेरेज। अब ये ट्राईओफॉस्फेट आइसोमेरेज क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट कर देगा G3P के अंदर। अब एक मॉलिक्यूल हमारे पास पहले पड़ा हुआ था, एक इससे बन गया, तो G3P के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आगे फर्दर करेंगे, यहां तक आते आते हमें एनर्जी देना पड़ी है। तो ये क्या थी, ग्लाइकोलाइसिस की पहली फेज थी जिसको हमने क्या बोला, परिप्रेटरी फेज बोला। इसके बाद ये जो G3P के मॉलिक्यूल हैं ये फर्दर जब ब्रेक डाउन होगा तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी, उस फेज को बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फेज या उसको बोलेंगे पे ऑफ फेज। तो ये जो G3P का मॉलिक्यूल है इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी एंड फास्फोरिलेशन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, फास्फेट बुक में ये लिखा होगा 2Pi लिखा होगा। ये जो 2Pi है ये सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद है, वहां से इन्वॉल्व होंगे, और जब इसके अंदर ये यूज होंगे इसके साथ यहाँ पे एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा होगा जो क्या करेगा, ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फास्फेट को 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा। एंजाइम नंबर 6 वो कौन सा होगा, ग्लाइसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करेगा, G3P को 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे सेल में मौजूद फास्फेट ऐड होगा और NAD से एक क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा NADPH2 के मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये 2 मॉलिक्यूल थे, तो लिहाजा NADPH के भी क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे।
अब ये जो 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट का मालिक्यूल, दो मालिक्यूल हैं, ये फर्दर आगे क्या करेंगे, ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर। जब 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर ये कन्वर्ट होंगे तो एक फास्फेट रिमूव होगा, ये देखिएगा, ये कन्वर्ट होगा वाता 1,3 बिस्फॉस्फेट के अंदर। ये स्ट्रक्चर भी सामने लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर है। एक कार्बन नंबर 1 के साथ ये फास्फेट अटैच है, एक 3 के साथ अटैच है, तो इस वजह से इसको 1,3 कह रहे थे। यहाँ पे एक फास्फेट जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो जब एक फास्फेट कार्बन नंबर 1 से फास्फेट रिमूव होगा तो देन इधर से एक एटीपी का मालिक्यूल बन जाएगा। तो ये दो मालिक्यूल थे, तो यहाँ पे एटीपी के मालिक्यूल भी कितने बनेंगे, 2 एटीपी के मालिक्यूल भी बनेंगे। और यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिकली एक एंजाइम जो है वो क्या हो रहा होगा, इस्तेमाल हो रहा होगा, उसका क्या नाम है, फास्फोग्लिसरेट काइनेज। ये क्या करेगा, 1,3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फास्फोग्लिसरेट के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और इसके भी दो मालिक्यूल आएंगे, दो बनेंगे। अब बेसिकली ये वाला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था जहां पे एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। 3 फास्फोग्लिसरेट, ये देखें कार्बन नंबर 1, 2, 3 और कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट अटैच है। ये क्या करेगा, बेसिकली ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 3 फास्फो से 2 फास्फो के अंदर। अपना ये जो फास्फेट है इसको कार्बन नंबर 3 से रिप्लेस करवाएगा कार्बन नंबर 2 में, तो आइसोमर बनाएगा, जिसको क्या इधर भी क्या हो रहा होगा, एक एंजाइम यूज हो रहा होगा, एंजाइम नंबर 8 एंजाइम कौन सा है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ये एंजाइम क्या करेगा, 3 फास्फोग्लिसरेट को 2 फास्फोग्लिसरेट के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब 2 फास्फोग्लिसरेट के मालिक्यूल में से एक वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा, तो जब इसमें से वाटर का मालिक्यूल रिलीज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। ये जो मालिक्यूल है ये क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट का मालिक्यूल है, और यहाँ पे क्या हो गया, वाटर का मालिक्यूल रिलीज हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, एंजाइम यूज होगा, एंजाइम कौन सा होगा, एनोलेज। एनोलेज एंजाइम 2 फास्फोग्लिसरेट को 3 फास्फोग्लिसरेट के मालिक्यूल में तब्दील करेगा। अब ये जो 3 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनोल पायरुवेट में तब्दील करेगा। ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है ये लास्ट पे हो जाएगा, कंप्लीट प्रोडक्ट बनाएगा पायरुवेट या पायरुविक एसिड के मालिक्यूल बनाएगा। तो यहाँ पे जब फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे भी क्या होगी, बेसिकली इसका ये जो फास्फेट है ये रिमूव हो जाएगा। तो जब ये रिमूव होगा तो एनर्जी सेल में मौजूद एडीपी से क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी, क्योंकि इसके दो मालिक्यूल हैं फास्फोइनोल पायरुवेट के, तो 2 एटीपी के मालिक्यूल क्या होंगे, फॉर्मेशन होंगी। तो यहाँ पे भी एंजाइम यूज हो रहा होगा जिसका क्या नाम है, पायरुवेट काइनेज, जिसका क्या नाम है, और लास्ट पे हमारे पास क्या बन जाता है, पायरुवेट के मालिक्यूल बन जाता है। तो यही बात हमने बात की थी कि ग्लूकोज के मालिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, 2 मालिक्यूल बनाए जाते हैं, सिमिलर 2 मालिक्यूल की चीज के पायरुविक एसिड के। अब इस फेज के अंदर हमें एक यहाँ से एटीपी मिली है और एक हमें यहाँ से एटीपी मिली है। इस वजह से इस फेज को हम क्या बोल रहे हैं, टेल ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज। तो इन दोनों फेज का मैंने इधर थोड़ा सा डिस्क्राइब भी किया हुआ है। प्रिपरेटरी फेज में बेसिकली फास्फोरिलेशन हो रही होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज के साथ फास्फेट ऐड होता है और कन्वर्जन की जाती है उसको G3B के अंदर। देखें ग्लूकोज था, इसको फाइनली G3B में कन्वर्ट किया, और ऑक्सीडेटिव फेज में ये जो G3B का मालिक्यूल है इसको पायरुवेट के मालिक्यूल में तब्दील किया जा रहा है, और इसमें ATP और NADPH2 के मालिक्यूल बन रहे हैं। तो अब इसको याद करने का कुछ तरीका वो देख लें, जिस तरह से अगर इसको इस तरह से याद किया जा सकता है, जनरल गुलाम फरीद फॉर्म गुड बटालियन 32 पीपल फ्रॉम पाक आर्मी। तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जनरल गुलाम फरीद ने बनाई क्या चीज, अच्छी बटालियन बेसिकली फोर्स थी, 32 पीपल किधर थे, फ्रॉम पीपल्स से उसने क्या बनाई, ये बटालियन बनाई। तो इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये खासतौर पे एमकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नोटिफिकेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।